क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटिश संविधान का उद्भव और उनकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। राजनीति विज्ञान। इस राजनीति विज्ञान को राज का अर्थ होता है, राज का अर्थ होता है शासन और नीति का अर्थ व्यवस्था या नियम। राजनीति विज्ञान, राज का अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है व्यवस्था या नियम। किसी देश या राज्य के शासन के लिए बनाए गए व्यवस्था या नियम का पालन करना ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे देश या राज्य में विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं जिनका पालन करना हम लोग का दायित्व होता है और हम उसका पालन करने के साथ साथ उस राजनीति विज्ञान अथवा शासन की व्यवस्था या नियमों को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार से जो भारतीय राजनीतिक पाश्चात्य के जो राजनीतिज्ञ हैं, जैसे कि कह सकते हैं हम प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली जैसे इन आदर्शवादी जो विशेष प्रकार से राजनीति में इन्होंने अपने विचारधाराओं को जोड़ा है, जिस प्रकार से हम राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखते हैं कि किसी अगर व्यक्ति का विचार जब प्रकट होता है सामने, तब हम उनको मुख्य विचारधाराओं से जोड़ते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। उस प्रकार से उनके विचार को सुन करके हम ये जानते हैं कि विशेष प्रकार से ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक उनके आचार विचार, रहन सहन, धर्म से जुड़ी हुई बातें होती है। अगर थोड़ा सा भी किसी भी व्यक्ति के विचार में अगर राजनीतिक तरह की कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो उनको हम राजनीति के मुख्य विचारधाराओं से जोड़ते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कौटिल्य हो गए, अरस्तु हो गए, इन्होंने प्राचीन पाश्चात्य के मुख्य विचारधारा को किस किस प्रकार से प्रकट किए हैं। तो इससे हम इसी से निष्कर्ष निकालते हुए हम पढ़ेंगे ब्रिटेन संविधान की मुख्य ब्रिटिश संविधान का उद्भव, महत्व एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने राजनीति में राजनीतिज्ञ को विचारधाराओं से जोड़ा है, उसी प्रकार से इस ब्रिटिश संविधान का उद्भव या विकास किस किस प्रकार से किया गया है। ब्रिटिश संविधान का उद्भव। ब्रिटिश संविधान का उद्भव। ब्रिटिश संविधान का उद्भव से तात्पर्य है कि
अगर ब्रिटिश संविधान का उद्भव का नाम आता है तो इस ब्रिटिश संविधान से ऊपर आता है, क्योंकि यह संसद को विश्व के संसदों की जननी कहलाता है और संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण ये ब्रिटिश संविधान का उद्भव का शुरुआत होता है। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें कई तरह के राजनीतिक जो अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं कि किस किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक चिंतन में काम किया है। जैसे कि पहले मैंने कौटिल्य, अरस्तु का एग्जाम्पल दिया, प्लेटो हो गए, इन्होंने राजनीति को अपने मुख्य विचारधारा या संस्कृति से जोड़ा गया है। जैसे कि पहले जिस प्रकार से इस हमारे विश्व में हुआ करते थे, यानी जिस प्रकार से नियम कानून बनाए गए थे, उन्हीं नियम कानूनों को पालन करते हुए हमारे इस संस्कृति विचारधारा से जोड़ा गया है। जिस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का उद्भव या उसके शुरुआत की बात करें तो कहा जाता है कि ब्रिटिश में ये जो लास्की महोदय है, उनका कहना है कि ब्रिटिश संविधान राजनीतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन की अभिव्यक्ति है। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के हित की बात करें अगर, तो जहां लोगों के हित की कल्याणकारी बात हो, उसी प्रकार से हमारे इस संविधान में इसका उद्भव हुआ था। तो अगर इनकी स्रोत देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के विचारों से इस राजनीतिक चिंतन में ब्रिटिश संविधान का विकास होना संभव बताया गया है। और इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताएं मुख्य रूप से हैं, जिसमें से पहला है परिवर्तनशील संविधान। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, देखा जाता है कि जो हमारे ब्रिटेन के संविधान है उसमें किस किस प्रकार के विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है परिवर्तनशील संविधान। हम टॉपिक नोट करते हैं, परिवर्तनशील विकास। विकसित तथा विकासशील विकासशील संविधान। तीसरा है लचीला संविधान। लचीला संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय लोकतंत्र। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। सिद्धांत व
व्यवहार में अंतर। सातवां है विधि का शासन। विधि का शासन। आठवां है अधिकार पत्र का अभाव। आठवां है अधिकार पत्र का अभाव। नौवां है द्विदलीय पद्धति। 10वां है सीमित रूप में शक्ति विभाजन। सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं। अगर मुख्य विशेषताओं का यदि बात करें तो सबसे पहले परिवर्तनशील विकास, दूसरा है विकसित तथा विकासशील संविधान, तीसरा लचीला संविधान, चौथा एकात्मक शासन व्यवस्था और पांचवा है संसदीय लोकतंत्र, छठा है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर, सातवां विधि का शासन, आठवां है अधिकार पत्र का अभाव। शील विकास का मतलब होता है कि अगर हम मुख्य विशेषताओं को देखें, अगर वहाँ की मुख्य विशेष प्रकार की यदि व्यवस्थाओं को देखें, चाहे वो लोकतंत्र की बात करें और चाहे हम व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने के लिए मिलते रहते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोगों के कल्याणकारी की अगर बात करते हैं, तो जहां लोकतंत्र जनता की जिस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सके, उस प्रकार से हम नियम कानून की व्यवस्था खुद करते हैं, अथवा जो शासन के द्वारा दिए गए नियम और कानून होते हैं उनका हम पालन करते हैं। तो संविधान की बात करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की योजना अगर हम देखने के लिए मिलते हैं, किसी भी देश की अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट की अगर बात करें हम, या किसी निजी क्षेत्रों की यदि बात करें, तो जहां पर जिस प्रकार से अगर दिए गए आदेशों का अगर हम पालन करते हैं, या अगर दिए हुए जिस प्रकार से दिए गए योजनाओं का यदि हमको लाभ मिल जाता है और वो लाभ आम लोग, आम जनता तक मिलता है, या लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी के हित में अगर वो योजना काम में आते हैं, तब वह देश विकसित तथा विकासशील संविधान की अगर बात करें तो देख रहे होंगे कि भारत देश में भी कई ऐसे प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए हित में है, लेकिन ऐसे योजनाएं होते हैं जो हमारे, बहुत ऐसी योजना भी हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ऐसी योजना है जो हमारे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बात करें अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो हमारा जो देश है वो स्वच्छ मिशन की ओर था, भारत स्वच्छ मिशन की ओर हम लोग एकाग्र थे। उस बनाए गए व्यवस्थाओं का अगर
पालन करें तो हमको लगता है कि हमारा घर स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा क्षेत्र स्वच्छ हो, या किसी भी प्रकार का हम जो उसमें देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से जो ये आम लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाए जाते हैं, या जिस चीजों को हम लोग नहीं जानते हैं उस भ्रांति में पड़ करके अपने ही निजी क्षेत्रों का नुकसान कर देते हैं। तो इस प्रकार से उस देश का विकास नहीं हो पाता। या अपने अगर मानसिक विचारधारा की बात करें तो जिस प्रकार से लोग यदि विचारों को सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट में ले जाते हैं। तो हमको जो शासन के द्वारा दिए गए योजना है उन योजनाओं का लाभ आसानी से लेना चाहिए और उसमें सोच समझ के लेना चाहिए। अगर शासन के द्वारा हम दिए गए योजनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं या वह आम लोगों के कल्याणकारी के लिए होता है, आम जनता के लिए, तो उस देश का वह विकसित और विकासशील संविधान हो जाता है। और उसी प्रकार से एक योजना के बाद उसको संशोधन करके उसी नाम से दूसरी योजना को लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान की अगर विशेषता की बात करें तो लचीला संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे संवैधानिक दृष्टि से उस लचीला संविधान को बदल सकते हैं। उस संविधान में दिए गई योजनाओं को हम फेरबदल कर सकते हैं। ये ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके सारी योजनाओं का निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष को आम लोगों के कल्याणकारी के लिए उस एक शासन का उस संविधान में क्या व्यवस्था बनाते हैं। जिस प्रकार से विशेष प्रकार के पार्लियामेंट में विशेष प्रकार से दिए गए विशेषताओं का जो हम एकात्मक शासन से उसको जोड़ते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से हम उसमें सर्वोत्तम विधि या एकात्मक शासन व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र से तात्पर्य होता है, अगर हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की अगर बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में आता है कि हमारे संसद में होता है जैसे नगर पालिका के अंतर्गत दिए गए योजनाओं को यदि जनता तक पहुंचाते हैं और उन जनता को अगर उस योजनाओं का लाभ मिल पाता है और उनको आसानी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने से वहां पर वो योजनाओं को अच्छे से लागू कर सकते हैं। सिद्धांत व व्यवहार के अंतर। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जो शासन किसी देश या राज्य में एक बार जो योजना लागू कर दिया जाता है हमको अंतर देखने के लिए मिलते रहते हैं। जिस प्रकार से हमारा एक सिद्धांत बन जाता है, जिस प्रकार से दिए पार्लियामेंट का जो संगठन होता है उसमें जो अधिकारी होते हैं कुछ प्रकार के अधिकारी होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं जो पाश्चात्य राजनीति के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनका जो एक बार सिद्धांत बन जाता है उन सिद्धांतों का भी हम पालन करते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि चाहे वो विवेकानंद जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, यदि देखा जाए तो व्यक्तियों के व्यवहार में विशेष प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनका जो विचारधारा है आदर्शवादी यथार्थवादी होता है कि वो लोगों के कल्याणकारी की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उन
उन सिद्धांतों में विशेष प्रकार के व्यवहार में अंतर देखने को मिलते रहते हैं। फिर सातवां है विधि का शासन। विधि का शासन से तात्पर्य होता है, जैसा कि पहले भी एकात्मक शासन, तो विधि के शासन में जो लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक में सर्वोच्च प्रकार के अगर योजना है उसमें जनता तक पहुंचाना किसी भी अधिकारी का काम होता है। यदि हम ये नहीं, हमारे मन में, हमारे विचार में कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ ये जो योजना है वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विशेष के लिए है। हम ये सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने गरीब हैं, जितने मजदूर हैं, जितने लाचार हैं, जितने, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस व्यक्ति को वास्तव में इस योजना का लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो विधि का शासन होता है, मतलब जो एक बार योजना लागू कर दिया जाए सरकार के द्वारा, उसे आम पब्लिक तक पहुंचाना सबका कर्तव्य होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर होता अधिकार पत्र का अभाव। कभी कभी देखते होंगे कि जो संविधान होता है, जो संविधान की संविधान में एक बार जब आयोग बन जाता है और उस अधिकार पत्र की अगर बात करें, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार की हमारे लिए व्यवस्था नहीं बना, हमारे लिए नियम कानून नहीं बना है, तो इस नियम कानून से आगे क्यों बढ़े हम? तो हम कभी कभी इंतजार भी करते हैं कि हमारे लिए हो सकता है कि संविधान से कुछ नया नियम कानून लागू हो सकता है। तो उस तरह से अधिकार पत्र का अभाव, मतलब हम लोग कभी कभी अपने लिए महसूस भी करते हैं कि नहीं, हमें इसकी इंतजार करना चाहिए कि वास्तव में जो हमारे संविधान में लिखा है पद्धति में होता है कि दो तरह के, जैसा कि देख सकते हैं कि कई प्रकार के गठन होते हैं या कई तरह के हम देख सकते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य प्रकार के जो और बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो द्विदलीय पद्धति में कहा जाता है कि वे दल, जैसे लोकतांत्रिक में अगर लोग जनता की अगर बात करते हैं हम, तो किसी प्रकार की भ्रांति की बात नहीं होनी चाहिए। हमें उस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हमारे संविधान में बात कही गई है, किस प्रकार से नियम कानून लागू किए गए हैं, और उसी मुख्य धारा से हमें जुड़ना चाहिए। फिर लास्ट है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत होता है। हम कभी कभी देखते हैं कि जो हमारा संविधान में लागू किया हुआ होता है, जो उस संविधान में काम करने वाले हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं विचारों में फेरबदल होता रहता है। कभी कभी निगेटिव भी सोचते हैं, कभी कभी जो वे मुख्य प्रकार की बातें करते रहते हैं लोग जनता के लिए, उसमें हम कहीं ना कहीं निगेटिव सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे हित की बात नहीं है या हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है, इसलिए हम उसमें जो शक्ति विभाजन की बात कर सकते हैं। कभी कभी देखते रहते हैं कि जो आयोग होते हैं, जो पार्लियामेंट्री संगठन होता है, कभी कभी उसमें भी कई प्रकार के पद होते हैं, कभी उसमें भी विभाजन देखने के लिए मिलते रहते हैं, और उसी में विशेष प्रकार के, चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उसी में अपना अपना अलग विचारों से वो जनता तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हम अपने देश की अगर बात करें, तो जैसे भाजपा और कांग्रेस अगर इसमें अपने संविधान की बात करते हैं, राजनीति की विज्ञान बात करते हैं, तो लगता है कि अगर उस व्यक्ति का विचार ऐसे है तो क्यों ना हम उसको इस विचार से देखें। तो कभी कभी इस प्रकार से भी हमारे संविधान में कई प्रकार के विभाजन देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे सिद्धांत से बिल्कुल अलग होते हैं।
तो ब्रिटिश संविधान की जो मुख्य प्रकार की विशेषताएं हैं 10 पॉइंट है। इस विशेषताओं का हम भली भांति अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि हमारे देश में जितनी योजना का लाभ लेकर के लोग कल्याणकारी के हित की बात करते हैं और उसी में विशेष प्रकार के अपने भूमिका अदा करते हैं। बात नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश संविधान की प्रथाएं या कार्यपालिका। इसमें हम देखते हैं अगर मंत्रिमंडल की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की बात करते करते यदि हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो देखते होंगे कि जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्रिमंडल होते हैं, संसदीय क्षेत्र होते हैं। संसद का जो गठन होता है वही एक परिषद के दौरान उस संसदीय मंत्रिमंडल का भी निर्माण होता है जिसमें विशेष प्रकार के मंत्री अपना विशेष प्रकार के विचारों को व्यवस्थित करते हुए जो आगे के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनमें विशेष प्रकार का अपना भूमिका निभाते हैं। तो जैसे इसमें ब्रिटिश संविधान में कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के विशेषताएं पाए जाते हैं, जिसमें से अगर संसदीय शासन प्रणाली की यदि हम बात करें तो औपचारिक में ये होता है कि हम किसके सामने क्या अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस राजनीति में हम देख रहे होते हैं कि जो संविधान लागू किया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि ये औपचारिक दृष्टि से है कि अनौपचारिक दृष्टि से। उस प्रकार से हम अपने कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में जो कार्यपालिका है उसमें कार्यपालिका और सम्राट को देखते हैं। सम्राट और राजमुकुट का संबंध। सम्राट और राजमुकुट में संबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे राजनीति विज्ञान में जो भारतीय राजनीति पाश्चात्य चिंतन के विचारधाराओं से जुड़े हुए अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान में जो कार्यपालिका होते हैं उनमें किस किस प्रकार के सम्राट और राजमुकुट में संबंध देखने के लिए मिलता है। तो यदि हम सम्राट की बात करें तो सम्राट केवल एक व्यक्ति है, राजा है। किसी भी अगर सोसाइटी की अगर बात करें हम तो उस देश का, उस राज्य का एक राजा होता है, किसी क्षेत्र का एक राजा होता है तो वह विशेष व्यक्ति होता है। और अगर राजमुकुट की बात करें तो राजमुकुट एक संस्था होता है। वह जो संविधान होता है तो संविधान में केवल एक व्यक्ति राजा होता है जो उस संविधान को चला सकता है। बाकी जो सम्राट होता है वो बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन राजमुकुट एक संस्था है जो बदला नहीं जा सकता। किसी भी संविधान में कोई भी राजा, कोई भी सम्राट होगा, कोई भी व्यक्ति होगा
तो वह राज मुकुट वो उसका शोभायान है, क्योंकि सम्राट केवल एक राजा है, एक व्यक्ति है, और राज मुकुट एक संस्था होता है। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान को चलाने के लिए एक राजा का दायित्व होता है कि अपने प्रजा की किस प्रकार से रक्षा करे, किस प्रकार से उनको प्रेरणा दे, किस प्रकार से उनको नियम कानून पर चलने के लिए मार्ग बताए, और वही राजा इस राजमुकुट को धारण कर सकता है। तो इस सम्राट और राजमुकुट में विशेष प्रकार के संबंध देखने के लिए मिलते हैं कि जिस पार्लियामेंट में, जिस संविधान में अगर वह राजा होगा, वह वो देश का सम्राट होगा, केवल व्यक्ति होगा, और राजमुकुट एक संस्था होता है। जिस प्रकार से वह सम्राट, वह राजा राजमुकुट को धारण करने के बाद ऐसा अपने प्रजा के मन में ऐसा होता है कि नहीं, ये हमारे राजा हैं, और जो राजा कहता है व्यक्ति को वही मानना होता है। लेकिन सबसे पहले अगर सम्राट की बात करें, अगर राजा की बात करें, तो राजा अपने प्रजा को डायरेक्टली उस नियम कानून से नहीं जोड़ते, बल्कि जो उनके मंत्री होते हैं, मंत्रियों के द्वारा हमको उनके विशेष प्रकार की बात विचारों को जानना पड़ता है, और उस विचारों को जानने समझने के बाद हम उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। फिर होता है सम्राट अस्थायी होता है, जबकि राजमुकुट अस्थायी होता है। सम्राट अस्थायी होता है, जबकि राजमुकुट अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने कहा, किसी देश, किसी कोई क्षेत्र का अगर कोई भी राजा होता है तो वह अस्थायी मतलब परिवर्तन होते रहते हैं, और जबकि राजमुकुट अस्थायी होता है, वो तो यथावत एक संस्था है। उस संस्था में जो भी राजा होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वह राजमुकुट धारण करेगा ही। इसलिए सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट अस्थायी है। इसके बाद देखते होंगे कि जैसे कि प्रत्येक संविधान में प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। जब किसी राजा की अगर हम बात करें, अगर वह राजा का जो विचार होता है प्रजा के सामने प्रकट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, वो हमारे राजा हैं। जैसे कि अगर हम किसी धार्मिक की बात करें, किसी ग्रंथ की बात करें, तो जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण जो भी हो है, अपने जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की अगर बात करें तो उन ग्रंथों में, जैसे महाभारत में, रामायण में, जैसे रामायण में श्री राम जी का जिन्होंने जो रोल किए हैं वो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, लेकिन फिर भी हम उनको प्रकार से जो भी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में हमारे राजा चाहे जैसा भी हो, लेकिन वह राजा जो भी अपना नियम कानून आम व्यक्ति के लिए, लोक कल्याणकारी के लिए अगर अपने विचार को प्रकट करते रहते, उसी विचार को हम मानते हैं और उन्हीं के दिए गए प्रेरणा से चलते हैं। तो इसी प्रकार से सम्राट और राजमुकुट में संबंध देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, हमारे ब्रिटिश संविधान में विशेष प्रकार के ये सब देखने के लिए मिलता है। तो राजनीति विज्ञान में हम राजनीति विज्ञान का अर्थ को समझते हुए, जैसा कि कहा कि किसी देश या राज्य में शासन के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना ही
राजनीति विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से हम ब्रिटिश संविधान का उद्भव की बात करें तो सबसे पहले अगर राजनीति में देखा जाए तो वो ब्रिटिश संविधान सबसे अलग आता है उनका नाम, और जो उनकी विशेषताएं होते हैं, विशेषताएं काफी इम्पोर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हमने अध्ययन किया तो शासन के द्वारा दिए गए जो योजना होते हैं वो सब योजना लोक कल्याणकारी के लिए होते हैं और उन सबका हम पालन करते हैं। और सम्राट और राजमुकुट का संबंध की बात करें तो सम्राट कोई व्यक्ति विशेष होता है और राजमुकुट संस्था होता है, जबकि इस सम्राट में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है जबकि राजमुकुट अस्थाई है। और सम्राट कोई राजा कोई व्यक्ति अस्थाई होते हैं क्योंकि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम सोचें कि कोई राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो कोई मुख्यमंत्री हो, अगर वो लगातार अपने शासन सत्ता में रहे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है और अगर देखें हम तो 18 साल में प्रत्येक उम्र के 18 साल में जो मतदान करने का उम्र दिया गया है तो वह अपना मतदान कर सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार के किसे हम अपना राजा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का हमने अध्ययन किया और हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण बातों का अगर अध्ययन करने के लिए हमें मिलता है तो हम भारतीय राजनीति पाश्चात्य चिंतन के, चाहे वो कौटिल्य हो, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे लेनिन महोदय, चाहे मैकियावेली हो, चाहे महात्मा गांधी हो, अगर हम इनके विचारों के आधार पर अपने विचारों के योगदान पर अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए प्रत्येक योजना जो व्यवस्थाएं बनाया गया है और जो यही जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के जो आचार विचार हैं, रहन सहन है अपने समाज में हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में इस समाज में हमारा एक अलग अस्तित्व होता है कि हम किस प्रकार से किसके मार्गदर्शन में किससे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सरल सुगम बना सकते हैं। हम आधार लेते हैं अपने जीवन को मुख्य भूमिका को निभाने से पहले हम किसी को अपना आधार मानते हैं। जैसे कि प्रत्येक प्रकार हिंदू धर्म में प्रत्येक प्रकार के ग्रंथों को अगर लिया जाए तो जिस प्रकार से हम एक एक शब्द का अध्ययन करते हैं उन्हीं शब्दों को हम आधार मान करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें किसी संविधान की बात करना है, किसी राज्य की बात करना है, किसी देश की बात करना है, किसी क्षेत्र की बात करना है या किसी गांव की बात करना है तो उस ये प्रत्येक प्रकार से एक समाज का निर्माण होता है जो विशेष प्रकार के आचार विचारों को प्रकट करने से होता रहता। अगर हमारे मन में अगर अच्छा सोच होता है तो हम उसे अपने समाज में लागू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर समाज की बात करता है और उसे वो अगर समाज में पता नहीं जितने प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं, अगर उस व्यक्ति समाज में अपना विचार को प्रकट करता है, अगर उस व्यक्ति के विचार अगर दूसरे व्यक्ति के मन में ये आता है नहीं ये बहुत अच्छा विचार है, इस विचार को हमें अपनाना चाहिए, उसी प्रकार से समाज में वो विचार प्रस्तुत हो जाता है और उसी विचार के सहयोग से हम अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।